यस सो अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में हम हमारा थर्ड पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस कर रहे थे। कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर एंड देन वो उसके प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वी हैव सीन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शंस हम स्टार्ट करें देखना। ओके, उससे पहले डिफरेंट टॉपिक जो जरूरी है, जैसे कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ओके से यहाँ पर भी हमने पहले डिस्कस किया था बाकी में, वैसे ही CO बॉन्ड भी टूट सकता है और OH बॉन्ड भी टूट सकता है। ओके तो जनरली हम पहले OH बॉन्ड की बात, मतलब OH बॉन्ड टूटेगा H+ रिलीज करेगा, दैट्स व्हाई दे आर एसिडिक। जो भी एसिड्स होते हैं H रिलीज करते हैं। एंड CO बॉन्ड टूटेगा तो केमिकल रिएक्शंस होगी। तो वो सब कुछ हमें देखना है। तो पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं एंड देन डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन वी विल स्टार्ट। ओके हाँ, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराए तो प्रोडक्ट क्या होगा? एस्टर। एस्टर। वो तो बस वही सिंपली वो तो रटा हुआ ही है 10th वाला हमारा। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल गिव्स यू एस्टर, दैट्स इट। जैसे कि एसिड प्लस बेस दैट विल गिव सॉल्ट एंड वाटर, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल दैट विल गिव एस्टर एंड वाटर। वाटर निकलेगा, वाटर निकाल दो तो एस्टर बन जाएगा। ओके वो OH वाला OH निकाल दो और COOH का H निकाल दो तो वाटर निकल गया। तो RCOOR मर गया। हाँ चलो, सो केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो हम ये बात अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो OH बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, तब की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले। ओके चलो, सो उसी में पहला टॉपिक है एसिडिटी। ओके एसिडिटी मतलब क्या? H+ रिलीज करने की टेंडेंसी उतनी कितनी है, जितनी टेंडेंसी ज्यादा उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितनी टेंडेंसी कम उतना वो वीक एसिड। हमें तो पहले से ही पता है, जैसे कि हम एसिटिक एसिड लेते थे। ओके तो वो तो वीक एसिड था, लेकिन वीक एसिड था किसकी कंपेयर में? से HCl, H2SO4, HNO3, वो सब जंगल के राजा है। ओके तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, उनकी कंपेयर में एसिटिक एसिड वीक एसिड। लेकिन अब अभी हम वो जंगल के राजा के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अभी हम गली में खेल रहे हैं, तो गली में ही गली के कुत्ते की ही बात कर रहे हैं। तो गली के कुत्ते में हमारा COOH स्ट्रॉन्ग है। ओके क्यों? क्योंकि उसकी कंपेयर हम कहाँ करेंगे? अल्कोहल के साथ करेंगे, फिनॉल के साथ करेंगे, लाइक दैट। कि अल्कोहल के रिस्पेक्ट में ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कितना जल्दी H+ रिलीज कर देता है, फिनॉल के रिस्पेक्ट में कितना जल्दी रिलीज कर देता है, अल्डिहाइड के केस में, कीटोन के केस में कितना जल्दी H रिलीज कर देता है, उसके साथ कंपेयर करेंगे हम। वो हमारे HCl जंगल के राजा के साथ अभी हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ओके वो शेर, यहाँ हम डॉग की बात करें, स्ट्रीट डॉग लाइक दैट। चलो ये तो सिर्फ समझने के लिए, ओके वरना सभी शेर है। अच्छा चलो, सो रिएक्शंस विद द मेटल्स एंड अल्कलीज डिस्कस करते हैं। तो रिएक्शन विद द, देखो यहाँ पर ही टॉपिक में ही एसिडिटी बोल रहा है। एसिडिटी मतलब कितने स्ट्रांगली तुम H+, कितने स्ट्रांगली मतलब जल्दी H+ रिलीज कर दोगे। और देखना क्या है? मेटल के साथ रिएक्शन। जनरली हम किसके साथ देखेंगे? मेटल के साथ, मतलब हमारे S ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, जैसे सोडियम, लिथियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, लाइक दैट। तो मेटल के साथ, और दूसरी अल्कलीज के साथ। अल्कलीज के साथ में हम क्या ले सकते हैं? प्योर बेस तो ले ही लेना है। अल्कली बोले मतलब बेस। ओके तो NaH ले लो, NaHCO3 ले लो, NaOH ले लो, NaHCO3 ले लो। ओके लाइक दैट। चलो तो डिस्कस करते हैं। The carboxylic acids like alcohols evolve hydrogen with the electropositive metals. Electropositive metals मतलब क्या? Towards the electron, जिनकी attract होने की tendency हो, वो electropositive metals. Okay. Positive मतलब tendency, attraction, और नेगेटिव मतलब रिपल्शन। डन। जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हायर है, तो हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी हायर है। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है और जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, जैसे अभी हमने बात की लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज कर दिया है, उनका पॉजिटिव चार्ज है, और वो इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट ही होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी लूज किया हुआ था पहले से, तो अब उनको मिलेगा तो वो वापस ले लेंगे। सो
अल्कोहल की जैसे करवाई थी वैसे ही इनकी भी करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो जैसे वहां हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था यहाँ पर भी रिलीज होगा एंड फॉर्म सॉल्ट्स विद द अल्कली सिमिलर टू द फिनॉल्स। तो फिनॉल्स में जैसे सॉल्ट बनते थे वैसे ही यहाँ पर सॉल्ट बनेंगे। ओके, सिंपल है। However, unlike phenols, they react with the weaker base. Okay, फिनॉल में स्ट्रॉन्गर चाहिए थे हमें। ओके, बट यहाँ पर क्या है, they react with the weaker base such as carbonates and hydrogen carbonates to evolve the carbon dioxide। तो कार्बोनेट्स मतलब Na2CO3, सपोज अल्कली का कार्बोनेट लिया तो Na2CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3। ओके, तो उसमें से निकलेगा क्या, CO2 उसमें से भी निकलेगा, CO2 इसमें से भी निकलेगा। So बोल रहे हैं कि evolve the carbon dioxide. This reaction is used to detect the presence of carboxyl group in an organic compound। तो ये रिएक्शन जो अभी हम देखने वाले हैं वो कहाँ यूज होती है, चेक करने के लिए कि कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं। डन, ओके। चलो, तो जो बोला हुआ है यहाँ सेंटेंस में वही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि अल्कोहल जैसे हाइड्रोजन रिलीज करते थे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ, वो रिएक्शन आधा यहाँ तक का जो सेंटेंस है वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करवाई। सिंपली क्या होगा, ये NaH को निकाल देगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो Na वहां पे जुड़ गया, 2 Na जुड़ गए 2 मॉलिक्यूल के साथ, तो 2H निकल गए, 2H निकल गए, दैट्स इट। तो ये हमारा बन गया सोडियम कार्बोक्सिलेट। सिंपल है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है और सोडियम है तो सोडियम कार्बोक्सिलेट। सिंपल। ये हमने क्या किया, हम क्या बोल रहे थे, देखो OH बॉन्ड, तो ये OH बॉन्ड टूटा, OH बॉन्ड टूटेगा तभी तो H निकलेगा, तो H निकल गया और उसकी जगह आ गया वो सॉल्ट मेटल। डन, सिंपल है। नेक्स्ट, अब देखो, फॉर्म सॉल्ट्स विद द अल्कलीज सिमिलर टू फिनॉल्स। तो अब अल्कली के साथ करते हैं, तो अल्कली के साथ करेंगे तो NaOH ले लिया, NaHCO3 ले लिया, बनेगा तो सेम, तुम्हारा जो एडिशनल प्रोडक्ट है वो अलग हो जाएगा। यहाँ पर तो तुम्हें सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलने वाला है, जिसको हम सोडियम कार्बोक्सिलेट भी बोलते हैं। ओके, सो ये सेम ही है तुम्हारा। अब यहाँ पर से OH निकला, यहाँ से H निकला, तो यहाँ पर H2O निकला, वहां पर सिर्फ H निकल रहा था इसलिए H2 निकल रहा था। यहाँ पर ये Na हमने नहीं लिया, NaOH लिया है तो OH भी मिलेगा, तो H2O। ओके, तो H2O बना। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, देखो अभी हमने बोला क्या, Na2CO3 या NaHCO3 लोगे तो CO2 निकलने वाला है। ओके, तो वो CO2 तुम निकालो, पहले ही CO2 निकाल लिया। अब क्या बाकी है, O1 बाकी है, एक O बाकी है। CO3 में से CO2 निकाल लिया, एक O बाकी है, वो एक O और एक H और ये H, तो H2O। एक यहाँ का O, एक यहाँ का O और ये 2H, तो H2 और O, H2O निकल गया, दैट्स इट। सिंपल है। तो यही अगर हमने याद रखा ना तो ये तो पूरा लिख देंगे हम, जैसे अभी हमने कल लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था। सिर्फ इतना ही तुम याद रखोगे, ये एक बार पढ़ लो तो लिख दोगे तुम, उसको वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। याद रखने की जरूरत किसको है कि हमें सपोज तुम्हें पता ही है कि रिएक्शन विद दी OH बॉन्ड करनी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो तुम्हें क्या करना है, OH बॉन्ड तोड़ना है। अच्छा, किससे तोड़ोगे वो याद रखना है, किससे तोड़ोगे, मेटल से तोड़ेंगे। अच्छा, तो सोडियम ले लिया या पोटेशियम ले लिया, जो ले लिया उसका सॉल्ट मिल जाएगा तुम्हें। ओके, अच्छा, फिर दूसरे किसी के साथ, अल्कलीज के साथ करेंगे। अच्छा, NaOH के साथ कर दो, KOH के साथ कर दो, NaHCO3 के साथ कर दो, लाइक दैट। जैसा लोगे तुम रिएजेंट और से रिएक्टेंट, वैसी तुम्हें बाय प्रोडक्ट मिलेगी। मेन तुम्हारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिलने ही वाला है, लेकिन अगर तुमने सिर्फ मेटल लिया तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तुमने NaHCO3 लिया तो CO3 में से CO2 बाहर निकलेगा और दूसरा H2O भी बाहर निकलेगा। या फिर सिंपली तुमने NaOH लिया तो पानी बाहर निकलेगा, वहां से CO2 नहीं निकलेगा क्योंकि CO था ही नहीं, तो निकलेगा कहां से। सिंपल है, समझ में आ गई थी। ओके, नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिसोसिएट इन वाटर to give resonance stabilized carboxylate anions and hydronium ion. This we have already discussed in the structure. Again given है तो again भी discuss कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। क्या है ये हमारा है RCOOH, H2O के साथ रिएक्शन करवा रहा है। H2O के साथ रिएक्शन करवाई हमने, ये OH बॉन्ड को तोड़ दिया तो ये H यहाँ चला गया तो बन गया H3O+। डन। अब क्या, तो अब ये जो है वो ड्रॉ कर दो, तो क्या है RC डबल बॉन्ड O और ये C और ये OH बॉन्ड टूट गया है। देखो ये था O और ये था H
और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। हमने H प्लस निकाला है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, तभी तो H3O प्लस हुआ, नहीं तो H3O ही रहता, सिर्फ H3O प्लस नहीं रहता। तो H3O प्लस मतलब हमने H प्लस निकाल दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करके गए, मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का ही था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसका है, वो छोड़ के गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये रहा माइनस, दैट्स इट, जितना है उतना लिख दिया। अब यहाँ पे रेजोनेंस हमने स्ट्रक्चर में भी डिस्कस किया था, कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दी कार्बन, तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन तो उसका ही है, ये एक इलेक्ट्रॉन वो यहाँ खींच लेगा, तो वहां पर ऊपर ले लिया तो वो माइनस आ गया, तो ऊपर आ जाएगा माइनस। और ये इसके पास जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा और हमारा बन जाएगा बॉन्ड। अंडरस्टूड, समझ में आया? कैसे बॉन्ड बन जाएगा, देखो ये हमारा डबल बॉन्ड था और ये एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया तो ये तो पॉजिटिव हो गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन उसका तो चला गया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ओके, वो पॉजिटिव हो गया तो ये यहाँ पर आके बॉन्ड बना देगा, तो वो चार्ज न्यूट्रल हो गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। सिंपल है, ओके, पक्का समझ में आ गया? ओके, तो ये बन गया हमारा। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब क्या है, तुम्हारा डबल बॉन्ड एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ है, मतलब ऐसे डॉटेड दिखा दिया गया है कि कंटिन्यूअसली रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। और जहां पर भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो, हमें पता है देयर विल बी अ स्टेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी है। यहाँ से भी अगर तुम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहो तो R C डबल बॉन्ड O और ये O, अब ये H टूट गया है, मतलब बॉन्ड टूट गया है, बॉन्ड टूट गया है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक तो ये भाई साहब का ही था, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका ही था और दूसरा एक एडिशनल आया उसका, मतलब नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन का ही जो एक इलेक्ट्रॉन था वो तो यहाँ पर है ही, एक इलेक्ट्रॉन है ही अभी, और H का जो है वो है, तो इसके लिए यहाँ पर माइनस, क्योंकि एक एक्स्ट्रा है ना। ओके, अब क्या होगा, तो अब ये जो नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो गया, R C, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड O, क्यों, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ गया। डन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, मतलब हुआ क्या, ये तो यहाँ बॉन्ड बन गया C और उस O के बीच में, लेकिन C का तो उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो C क्या हो गया, माइनस। डन, तो C यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पर C हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि उसने इसका इलेक्ट्रॉन लिया है और बॉन्ड बना दिया। अभी C माइनस है, तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, एक कार्बन का था, तो ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, मतलब कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन ले गया। कार्बन ऑलरेडी माइनस है और निकाल दिया है, तो एक माइनस और एक प्लस, तो न्यूट्रल हो गया। तो अब वो न्यूट्रल, मतलब ये माइनस है, अभी माइनस रखो इसको, ये माइनस है और ये यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन ड्रॉ किया, एक बॉन्ड। यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का ही था, तो मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ एक्स्ट्रा, ऐसे एक्स्ट्रा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का था वो उसने लूज कर दिया है, ले लिया है। ओके, तो वो हो जाएगा यहाँ पर ऐसे माइनस, और ये कार्बन क्या हो गया, नेक्स्ट केस में क्या हो गया, प्लस। डन, तो ये प्लस और माइनस हो गया, दैट्स इट। तो ये न्यूट्रल हो गया, तो अब न्यूट्रल हो गया, इसलिए हम नहीं प्लस लिखेंगे और नहीं माइनस लिखेंगे, न्यूट्रल हो गया। डन, अब क्या होगा, तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन उसका लिखा हुआ है, जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ मैंने ऑक्सीजन के लिए दिखाया, यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन के लिखा है, वो वहां पर शो नहीं कर रहा, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ये यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, तो वापस वही होगा नेक्स्ट स्टेज में कि R है, C है, अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है और ये तो न्यूट्रल है, अभी ये न्यूट्रल है, तो होगा क्या कि यहाँ पर मेरा O है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दोनों ले लिया, तो एक तो ले लिया वो यहाँ है और दूसरा भी ले लिया, तो वैसे दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर लो, या एक इलेक्ट्रॉन और एक माइनस साइन वैसे शो कर लो, किसी भी तरह से शो कर सकते। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन वहां चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन वहां चले गए, तो एक तो कार्बन का था, एक कार्बन का था और उसने लूज कर दिया, मतलब वो क्या हो गया, पॉजिटिव। डन, ओके, वो पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर एक बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन तो था ही, ये ऑक्सीजन तो था ही,
और उसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ रख रहा हूँ, और ये एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी है, तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो ये तो क्या हो गया, बॉन्ड बन गया 2 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के थे, इसका तो कुछ था ही नहीं, तो वो वापस क्या हो जाएगा, एक माइनस हो गया, एक प्लस और एक माइनस मतलब न्यूट्रल हो गया। तो अभी मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, तो देखो डबल बॉन्ड पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर वापस ऊपर चला गया, लाइक दैट। अंडरस्टूड। अब तुम ऐसे शो करो 2 इलेक्ट्रॉन से, या एक इलेक्ट्रॉन और एक माइनस साइन ऐसे शो करो, दोनों सेम ही चीज है। पूरा समझ में आ गया? पक्का? ओके। सो वही चीज क्लीन कर दूं? ओके, तो वही चीज समझाई गई है। कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर, मतलब टूटेगा, तो किस में टूटेगा, CH टूटेगा और वो कार्बोक्सिलेट आयन निकल जाएगा। टू गिव द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट आयनायंस, नेगेटिव चार्ज है मतलब एनायंस, एंड हाइड्रोनियम आयन, तो H+ होगा वो हाइड्रोनियम, मतलब H3O+ के साथ जुड़ गया तो वो हाइड्रोनियम आयन। H+ बोलो या H3O+ बोलो, वाटर में तो दोनों सेम ही है। ओके, दैट्स इट। समझ में आ गया? तो ये हम एसिडिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बात की क्या, 3 के साथ रिएक्शन हो रही है, मेटल के साथ, देन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मतलब NaHCO3 ले लिया, और दूसरा सिंपल बेस, तो उसमें NaOH ले लिया। अगर मेटल के साथ किया तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। देखो वो भी याद करो 10th क्लास, वो भी रट्टा मारा हुआ हमारा सेंटेंस, क्या, मेटल प्लस एसिड दैट विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो मेटल प्लस एसिड दैट विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। वही था ना एसिड बेस एंड सॉल्ट में, स्टार्टिंग वाली रिएक्शन ऐसी थी, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस वाटर, वही सब था। ओके, तो वही, तो यहाँ पर भी वही है, तो हाइड्रोजन रिलीज हुआ। अगर NaHCO3 ले लेंगे तो क्या होगा, तो CO2 बाहर निकल जाएगा और एक H2O बाहर निकल जाएगा। लेकिन वो लिया ही नहीं, CO2 बाहर निकलने वाला कोई रिएक्टेंट ही नहीं है तुम्हारा, NaOH ले लिया तो सिर्फ H2O बाहर निकले, तीनों हो गई। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें ये जो OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, उसकी वजह से हमें जो कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा और जो हाइड्रोनियम आयन मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल क्यों है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से। तो जितना ज्यादा स्टेबल उतनी एसिड ज्यादा, मतलब वो H+ ज्यादा रिलीज करेगा। ये तो हमने पहले भी देखा था, जितना ज्यादा स्टेबल है उतना H+ ज्यादा रिलीज करेगा, और जितना ज्यादा स्टेबल उतना वो, अगर रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल है तो अगर स्टेबिलाइज है तो वो रिवर्स रिएक्शन जल्दी होगी नहीं। अनस्टेबल है तो जल्दी हो जाएगी, स्टेबल है तो जल्दी नहीं होगी। और जल्दी नहीं होगी उसका मीनिंग क्या है, कि तुम्हारा जो रिएक्टेंट था वो बनने के चांसेस कम है। जल्दी बन जाएगा मतलब जल्दी बन गया तो तुम्हारा कुछ बना और वापस वही रिएक्टेंट फिर से बन गया, क्योंकि फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों पॉसिबल है। अंडरस्टूड? तो ये दूसरी बात हमने समझी। नाउ थर्ड चीज हम देखते हैं, ये अबोव रिएक्शन जो हमने लिखी उसके लिए हम के इक्विवेलेंट क्लास 11 इक्विलिब्रियम वो लिखते हैं, के ए की वैल्यू। सो कैसे लिखेंगे, ऊपर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, वैसे ही लिखते थे। तो हमारा के ए दैट इज इक्वल्स टू, हमने ये डायरेक्ट, अच्छा यहाँ देखते हैं, देखो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू H3O+ एंड ये हमारा हाइड्रोनियम आयन, ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन, डन। और नीचे रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट लिया था हमने कार्बोक्सिलिक एसिड एंड H2O, लिख दिया। नाउ ये जो H2O है उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो हम लेते थे 55.55 मोलर, याद है? ओके, तो वो तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसी ही रहेगी, H2O का कॉन्सेंट्रेशन तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा। तो वो 55.55 मोलर है, वो थोड़ा माइन्योर आगे पीछे होगा, और उसमें से फिर होगा क्या एक्चुअल में, देखो एक्चुअल में क्या होगा कि इसमें से H निकल रहा है, सॉरी इसमें से H निकल रहा है और H3O+ बन रहा है, तो H2O में H ऐड हो रहा है, तो H2O का कॉन्सेंट्रेशन और ये H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कुछ बहुत डिफरेंस होने वाला नहीं है, डन। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो H2O है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो 55.55 मोलर कांस्टेंट ही है, और K इक्विवेलेंट तो है ही कांस्टेंट, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट दैट विल गिव कांस्टेंट, तो ये वो कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया K, दैट इज इक्वल्स टू H3O+, ऊपर जो था वो, ऊपर दूसरा जो था वो, और नीचे जो है वो एक, सिंपल है। ओके, where K equivalent is equilibrium constant and Ka is the acid dissociation constant, दो ही देखे थे Ka and K भी, ओके।
हाँ, सो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। नाउ इससे क्या समझ में आता है, इससे कैसे कोई 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में भी और 1 मार्क में भी। कैसे, देखो, अगर मेरा के का मूल्य बोल रहा है हिंदी अगर, और गुजराती दोनों में ही वही होता है मूल्य। अच्छा, ये के की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है मान, तो के की वैल्यू कब हाई होगी, जब न्यूमरेटर हाई होगा तब। अगर न्यूमरेटर लो तो के लो, अगर डिनोमिनेटर तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कहां बात करेंगे, हमारे हाथ में तो रिएक्टेंट ही है ना, प्रोडक्ट थोड़ी हमारे हाथ में है कॉन्सेंट्रेशन उसका, तो हम रिएक्टेंट की बात करते हैं। तो के की वैल्यू कब हाई होगी, जब तुमने ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है वो, और जो तुम्हारा H3O प्लस जो बनने वाला है वो, मतलब ये तो प्रोडक्ट है। एक्चुअल केस में मैं बोल क्या रहा हूं कि हमारे हाथ में तो रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो डिनोमिनेटर में है, ये रहा। ओके, बट कहने का मीनिंग क्या है कि तुमने जितना भी रिएक्टेंट लिया होगा उसके बेस पे ही प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब अगर रिएक्टेंट, हमारे हाथ में तो रिएक्टेंट ही है, प्रोडक्ट नहीं है हमारे हाथ में, लेकिन यहाँ पर सपोज हमें पता ही है कि ये प्रोडक्ट मिल रही है। अगर मुझे मेरे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है तो रिएक्टेंट बढ़ाना पड़ेगा, अगर मुझे मेरे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम करना है तो रिएक्टेंट कम करना पड़ेगा। सिंपल है ये तो। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि ये तो मैंने के की वैल्यू के लिए बता रहा हूँ। इफ वी वांट के वैल्यू इज हायर, के की वैल्यू कब हाई होगी, जब H3O प्लस और RCOO माइनस मतलब कार्बोक्सिलेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तब के की वैल्यू ज्यादा होगी, और वो कम होगा तो कम होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डन। तो अब ये कार्बोक्सिलेट आयन है और H3O प्लस है, तो H3O प्लस मतलब H प्लस निकला उसमें और H2O में ऐड हुआ तभी H3O प्लस बना। तो H3O प्लस ज्यादा, H3O तुम्हें क्या चाहिए, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो मतलब H प्लस ज्यादा होगा उसमें, H प्लस ज्यादा होगा तो ही तो। H प्लस ज्यादा कब होगा, जब तुम्हारे एसिड में से ज्यादा, जैसे RCOOH था, उसमें से कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, RCOOH, पूरे कंटेनर में RCOOH भरा हुआ है। अभी उसमें से सपोज 10% जो हमारा है उसमें से H प्लस रिलीज हो रहा है और बाकी में से नहीं हो रहा है, मान लो अभी नहीं हो रहा है, तो मैंने अगर 100 RCOOH लिए हुए हैं, उसमें से 10 ने H प्लस रिलीज कर दिए, तो 10 ने H प्लस रिलीज किए मतलब 10 हाइड्रोनियम आयन और 10 कार्बोक्सिलेट आयन बने, और बाकी के 90 तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है अभी भी, RCOOH। डन है। ओके, तो कहने का मीनिंग है अभी एक बार में 10 हुए, अभी मानो दूसरा केस जिसमें 20 हो गए, डिसोसिएट कितने हुए, RCOOH 20, तो मतलब 20 कार्बोक्सिलेट आयन मिलेंगे और 20 H प्लस मिलेंगे, हाइड्रोनियम आयन मिलेंगे 20, और ये तुम्हारे बाकी रहे 80 बाकी रहे, पहले 90 बाकी रहते थे RCOOH, अभी RCOOH 80 बाकी रहे। अंडरस्टूड। अभी पहले केस और दूसरे केस की कंपेयर करें, कोई एक RCOOH है, R कोई भी हो सकता है, कोई पहला एक RCOOH जिसमें 20 H प्लस रिलीज हो रहे हैं, कोई एक दूसरा RCOOH दूसरे कंटेनर वाला जिसमें 10 H प्लस रिलीज हो रहे हैं या H3O प्लस बन रहे हैं, जो भी बोलो सेम ही है, H प्लस रिलीज होना और H3O प्लस बनना, वो रिलीज होगा तभी तो बनेगा। डन। तो उसकी कंपेयर कर सकते हैं ना हम कि जिसमें H प्लस ज्यादा निकला या फिर जिसमें H3O प्लस ज्यादा बना वो ज्यादा एसिडिक, क्योंकि वही तो हमारी डेफिनेशन है, लुईस बेस एंड ऑल डेफिनेशन हमारी क्या, लुईस एसिड बेस रिएक्शन एंड ऑल। सो उसमें क्या था, जो जितना ज्यादा H प्लस रिलीज करे वो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर मेरे पास 2 कंटेनर गिवन है, उसमें से एक में से 10 H प्लस रिलीज हुए और दूसरे में से 20 H प्लस रिलीज हुए, तो जिसमें से 20 H प्लस रिलीज हुए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वही हमें पता है। तो 20 H प्लस रिलीज हुए तो उसमें 20 H3O प्लस बनेंगे, 10 H प्लस रिलीज हुए तो उसमें से 10 H3O प्लस बनेंगे, सिंपल है। तो 10 H3O प्लस एंड 20 H3O प्लस, वो वैल्यू वापस तुम यहां रखोगे तो जो 20 H3O प्लस है उसका K ज्यादा आएगा और 10 H3O प्लस है उसका K कम आएगा। तो इससे हम ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना सेंटेंस, कि जिसका K का वैल्यू हायर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका K का वैल्यू कब हायर होगा, जब H3O प्लस हायर होगा तब। H3O प्लस हायर कब होगा, जब ज्यादा H प्लस रिलीज हुआ होगा तब। ज्यादा H प्लस रिलीज हुआ मतलब क्या, वो स्ट्रॉन्ग एसिड।
बोल सकते हैं। Yes. तो दैट इज द कंक्लूजन। ये तो समझने के लिए था। कंक्लूजन तो क्या है हमारा, एज के वैल्यू इज मोर द मोर इज द एसिडिसिटी। डन। दो चार एसिड दिए हुए हैं तुम्हें, सबके के वैल्यू गिवन है, और बोले कि भाई इसको उनकी एसिडिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो तुम कैसे लिखोगे, जिसका के का वैल्यू सबसे कम है वो पहला, वो वीक एसिड चारों में, फिर जिसका उससे ज्यादा के का वैल्यू है वो उससे ज्यादा एसिडिक, फिर और ज्यादा, फिर लास्ट वाला सबसे ज्यादा के का वैल्यू जो होगा लास्ट होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। वो साइन रख रहे हैं, ग्रेटर देन वाले। डन, समझ में आ गया? ओके, तो ये क्वेश्चन बनता है ना। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो उसी के बेस पर है। फॉर कन्वीनियंस, ये तो मैंने बोल दिया कि के का वैल्यू गिवन होगा तो ऐसे, लेकिन प्रैक्टिकली हम के का वैल्यू फाइंड नहीं करते। ओके, हम पी के का वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे कि H2O के कॉन्सेंट्रेशन में फिर हम पीएच निकालते थे, मतलब माइनस ऑफ लॉगरिथम लेते थे। तो माइनस ऑफ लॉगरिथम लेते थे तो वो पीएच लिखते थे। तो वैसे ही यहाँ पर माइनस ऑफ लॉगरिथम लेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे pKa। सिंपल है। ओके, सो वेयर K इक्विवेलेंट, ये तो पढ़ा। फॉर कन्वीनियंस द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज जनरली इंडिकेटेड बाय द pKa वैल्यू रेदर देन इट्स Ka वैल्यू। प्रैक्टिकली हम उस पे नहीं, इस पे ध्यान ज्यादा देते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो हमारी वैल्यू है उसका माइनस लॉगरिथम ले लो तो हमें pKa मिल जाएगा। तो pKa इज इक्वल्स टू माइनस लॉगरिथम ऑफ व्हाटएवर आवर वैल्यू इज K। लेकिन ये तो हमने लॉगरिथम लिया है और वो भी माइनस, मतलब यहां जितनी वैल्यू तुम बड़ी लोगे उतना pKa क्या आएगा, छोटा आएगा। तो हमने जो बोला ना उसका ऑपोजिट हो गया। क्या, अगर तुम्हें 4 Ka की वैल्यू गिवन है और तुम्हें बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो तुम सबसे कम लिखोगे जिसका Ka का वैल्यू सबसे कम है, और जिसका Ka का वैल्यू सबसे ज्यादा वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, वो 4 में स्ट्रॉन्गेस्ट। डन। लेकिन अगर तुम्हें pKa का वैल्यू गिवन हो और बोले कि आइडेंटिफाई करो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो तुम क्या करोगे, जिसका pKa का वैल्यू सबसे कम वो सबसे स्ट्रॉन्ग। डन। और जिसका pKa का वैल्यू सबसे ज्यादा वो सबसे वीक, उन चारों में। डन है। क्यों? क्योंकि हमने माइनस लॉगरिथम लिया है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। डन। ओके, सिंपल है। अच्छा, तो हमने ले लिया द pKa ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखो, ये तो जंगल के राजा की बात कर रही है, हम तो यहाँ इनकी कंपैरिजन ही नहीं करने वाले। लेकिन बताया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की pKa की वैल्यू -7 है। अभी हमने डिस्कस किया, जितना ज्यादा छोटा, जितना कम, उतना वो स्ट्रॉन्गेस्ट। देखो -7। ओके, whereas pKa of ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है हमारा। ओके, हमारा एसिटिक एसिड है CH3COOH। ये तीनों हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दो। ओके, तो ये क्या बन गया, हमारा ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड बन गया। सिंपल, ये एसिटिक एसिड था और ये ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है। 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एसिटिक एसिड है। डन। सो ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट? इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, हाँ, हाइड्रोजन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, ये स्ट्रॉन्ग, इसलिए तो वर्ड लिखा। ये भी पूछ सकते हैं एक बार में, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो कौन है, ट्राइफ्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसमें तुम्हें कंपैरिजन के लिए पूछेंगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हमें पता है फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, अब तुम्हें ये दिया, दूसरा ये दिया, देखो CCl3COOH, तीसरा दिया C। अब इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है, इन दोनों में? मतलब कौन सी तरह से, pKa नहीं, pK हो या K हो, वो हमें दोनों की pKa की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन ये दोनों में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा, जस्ट गिव अ गेस, फिर मैं बताता हूँ। F3 वाला, उन्होंने बोल ही दिया है, स्ट्रॉन्गेस्ट वही है। ओके, अब भले ही तुम उसमें क्लोरीन डाल दो तो वो उससे वीक है। अब नेक्स्ट ब्रोमीन डालते हैं तो FBr3COOH, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, अब तो उसको भूलो। इन दोनों में
Cl3 सिंपल। ओके, आयोडीन लगा दो, आयोडीन, तो कौन हो जाएगा हमारा Br3 वाला। डन। तो ये हमारा सबसे, इनकी कंपेयर करें सबकी, तो ये हमारा वीक, फिर उससे स्ट्रॉन्ग, फिर उससे स्ट्रॉन्ग, फिर ये भाई साहब आएंगे। ओके, फिर लास्ट में हमारा F3 वाला। अंडरस्टूड? पक्का? उसके आगे भी है, उसके आगे है हमारा साइनाइड, साइनाइड से भी आगे है हमारा नाइट्रो, साइनो नाइट्रो। डन। तो ये पूरी सीरीज बनेगी कि भाई तुमने कैसे लगाया हुआ है। देखो फ्लोरीन से भी ज्यादा, ओके, मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की बात है, फिर तुम साइनाइड लगाओगे तो वो कंपाउंड चेंज हो जाएगा, बट कहने का मीनिंग है उसकी जो एसिडिसिटी है वो ज्यादा है। ओके, वो आएगा, हम डिस्कस करते हैं। सो बेंजोइक एसिड भी है एंड एसिटिक एसिड्स आर, देखो सबकी बताइए, ये क्लीन करो, सबकी बताइए क्या क्या किसकी हमारे हाइट, ये जिसकी वैल्यू बताई है उसकी वैल्यू तुम्हें याद रहनी चाहिए। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की है -7, देन ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड की कितनी है से 0.23, देखो 0.23। डन। ओके, इसीलिए बोला है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, 0.23 है। ओके, नाउ बेंजोइक एसिड देखे तो बेंजीन के ऊपर COOH, तो उसमें है 4.19, और फिर है एसिटिक एसिड CH3COOH, तो देखो 4.76। फ्लोरीन और हाइड्रोजन का ही डिफरेंस है, CF3COOH, CH3COOH, कहाँ 4.76 और कहाँ 0.23, 0.23। डन। इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन खींचता है, फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा खींचने वाला है। ओके, लाइक दैट रिस्पेक्टिवली। डन, समझ में आ गया? तो ये कंपैरिजन पूछ सकते हैं कि तुम्हारे पास से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कितने सारे, 3 और 1 4, इसी में ही बना दो। तुम्हारे पास HCl है, तुम्हारे पास ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है, तुम्हारे पास एसिटिक एसिड है, और तुम्हारे पास बेंजोइक एसिड है। तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन? हाँ, करेक्ट। ओके, सबसे ज्यादा वो। और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो हमारा ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। डन। ओके, नेक्स्ट, अब उससे उल्टा भी बोल सकते हैं ना, हमने उल्टा क्या, हमने बोला तो सही कि जिसका पीके का वैल्यू सबसे कम वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, वही हमने बोला। उल्टा करोगे तो वो वीक हो जाएगा, और क्या, जो अगर मैक्सिमम पीके है तो वो वीक है। ओके, स्मॉलर द पीके स्ट्रॉन्गर द एसिड, ओके, द बेटर इट इज एज अ प्रोटॉन डोनर। यस, स्ट्रॉन्ग एसिड है पीके वैल्यू लेस देन 1। अब यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, याद रखना कि हाउ दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू पीके वैल्यू। ओके, पीके वैल्यू के अकॉर्डिंगली वो कैसे क्लासिफाई हुए हैं। तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उनके पीके का वैल्यू 1 से कम, जैसे -7 हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीके का वैल्यू कितना है, 1 से कम। अभी हमने बात की जितना कम उतना ज्यादा अच्छा, तो 1 से कम, फिर 1 से 5, फिर 5 से 15, लाइक दैट, ऐसा ग्रुपिंग किया हुआ है। सो 1 से कम वाला स्ट्रॉन्ग, द एसिड विथ पीके वैल्यूज बिटवीन 1 to 5, 1 से 5 तक की बात करें, ये ब्लैक थोड़ा, ओके, 1 से 5 तक की बात करें, कंसिडर टू बी मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर 1 से 5, ये 1 है, 1 से नीचे वेरी स्ट्रॉन्ग, 1 से 5 तक मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन मॉडरेटली उसके जितने नहीं। ओके, तो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग। वीक एसिड, अब तो मॉडरेटली भी नहीं है, कम हो गए, तो वीक एसिड होंगे पीके वैल्यूज बिटवीन 5 and 15, 5 से 15, और 15 से ज्यादा हो तो बोलो ही मत, उनकी तो बात ही मत करो। एक्सट्रीमली वीक हैव पीके वैल्यू ग्रेटर देन 15। तो ये भी एक मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे बेस्ड ऑन द पीके वैल्यू उनको क्लासिफिकेशन किया गया है। डन। तो कैसे किया गया है, 1 से लेस हो पीके की वैल्यू तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1 to 5 वाले हो वो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड है, 5 to 15 वाले वीक एसिड है, और 15 से ज्यादा पीके की वैल्यू वाले वेरी 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 वीक एसिड है। डन। ओके, के हो गया, पीके हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर, अब थोड़ी इंफॉर्मेशन है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर देन द मिनरल एसिड्स, but they are stronger acids than alcohol and many simple phenols. Okay, pK 16 for ethanol and 10 for phenol. तो pK की वैल्यू क्या है, 10,
किसके लिए है? फिनॉल के लिए। और अल्कोहल के लिए कितनी है? 16 है। उनकी कंपेयर में हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी तो बहुत कम है। तो कम है मतलब ज्यादा अच्छा है। तो वही चीज, वही गली के कुत्ते की बात चल रही थी और जंगल के राजा की बात चल रही थी। तो एसिड की कंपैरिजन करोगे तो हम तो जनरली एसिडिक एसिड को तो वीक एसिड ही गिनते हैं ना, वो तो वीक है। लेकिन तुम उनकी कंपैरिजन H+ रिलीज करने की टेंडेंसी की बात करो तो अल्कोहल भी H+ रिलीज करता है, तुम्हारा फिनॉल भी H+ रिलीज करता है। और जैसे H+ रिलीज करे तो उसके लिए तुम एसिडिसिटी डिफाइन कर सकते हो। तो उन सब की कंपेयर में सबसे जल्दी कौन H+ रिलीज कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कंपेयर टू द अल्कोहल, कंपेयर टू द फिनॉल। डन? ओके। In fact, carboxylic acids are amongst the most acidic organic compound you had studied so far. Yes, you already know why phenols are more acidic than alcohol. ये हमें पता है, हमने already डिस्कस कर लिया है। अल्कोहल से फिनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं, याद है हमने डिस्कस किया था। ओके, अल्कोहल से फिनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं। क्यों ज्यादा एसिडिक होते हैं? एक तो एक बहुत ही क्विक रीजन था। कौन सा? फिनॉल जो है वहां पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकता है मतलब स्टेबिलिटी है, ज्यादा स्टेबल है मतलब जल्दी से वो बैकवर्ड रिएक्शन होगी नहीं। और बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी तो ज्यादा टाइम तक तुम्हारा H+ मिलेगा। ज्यादा टाइम तक तुम्हारा OH बॉन्ड का वो फिनॉल का H निकल गया है, ज्यादा टाइम तक निकल गया है मतलब ज्यादा टाइम तक एसिड है। डन? ओके, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। The higher the acidity of carboxylic acid as compared to the phenols can be understood similarly. मतलब सेम वे, वो जो हमने अल्कोहल और फिनॉल्स की बात की थी लास्ट चैप्टर में, ओके, सेम वे यहाँ पर भी हम फिनॉल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर सकते हैं कि जैसे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात की थी, स्टेबिलिटी की, तो अगर तुम फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करो तो यहाँ पर भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, वहां पर भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। दोनों में रेजोनेंस, वहां पर तो अल्कोहल में था ही नहीं, लेकिन फिनॉल में भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो क्यों ऐसा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा H+ रिलीज करते हैं या ज्यादा एसिडिक है? क्योंकि याद रखना, क्योंकि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो होगा एक्स्ट्रा वो कहां मूव करेगा? अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम के पास तुम्हारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मतलब बता देता हूं कैसे, कि से तुम्हारा है, हम बात कर रहे हैं फिनॉल्स और किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। अच्छा, तो ये मेरा फिनॉल है और कार्बोक्सिलिक एसिड हम छोटा सा कोई भी ले लो, से COOH। डन? यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है, तो तुम एरोमेटिक भी ले सकते हो, बेंजोइक एसिड भी ले सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, बेंजोइक ले लो, एसिटिक ले लो, जो भी यहाँ पे जो जोड़ना है जोड़ देना। डन? ओके, लेकिन यहाँ पर यहाँ पे मूव हो रहा है, मतलब बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर वहां है और यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहाँ पे है? CO के बीच में है। तो अब मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से, मतलब जो पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से शिफ्ट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा है वो एटॉम अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो वो ज्यादा स्टेबल है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो वो कम स्टेबल है। अब फिनॉल में जो हमारा इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारा पाई बॉन्ड मूवमेंट हो रहा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, वो कहाँ मूव होता है? वो तो कार्बन के पास मूव होता है, और यहाँ पर तो ऑक्सीजन के पास मूव हो रहा है। ओके, सो ऑक्सीजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, therefore carboxylic acids are more stable than the phenols and more acidic also। ज्यादा स्टेबल है मतलब जल्दी से H+ के साथ फिर से रिएक्ट करके जो है वो वापस नहीं बना देंगे, ज्यादा देर तक स्टेबल रहेंगे, अनस्टेबल नहीं है वो। अनस्टेबिलिटी की बात करें तो फिनॉल्स कंपेयर टू दिस। देन ओके, तो वही चीज यहाँ पे बता रहे थे। हाँ, the higher the acidity of carboxylic acid as compared to the phenols can be understood similarly. The conjugate base of carboxylic acid का conjugate base a carboxylate ion, मतलब देखो हमारे पास एसिड है, उसमें से तुम H+ निकाल दिए, तो जो बाकी रहा ना उसको conjugate base बोलते हैं।
Okay. So the conjugate base of carboxylic acid means a carboxylate ion is stabilized by two equivalent resonance structure in which the negative charge is at the more electronegative oxygen. वो अभी हमने जो डिस्कस किया वही. Okay. The conjugate base of the phenol का conjugate base क्या है, उसमें से भी H plus निकालो तो फिनॉक्साइड बनेगा. Done. तो वो फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर है, लेकिन फिर जब रोटेट करेगा तब तो कार्बन के ऊपर जाना है. Okay, phenol or phenoxide ion has non-equivalent resonance structure in which negative charge is at the less electronegative carbon atom. अभी जो हमने किया वही चीज वर्डिंग में बता रहे हैं. Therefore, resonance in the phenoxide ion is not as important as it is in the carboxylate ion. Further, the negative charge is delocalized over two electronegative oxygen atom in carboxylate ion, whereas it is less effectively delocalized over one oxygen atom and less electronegative carbon atom in the phenoxide ion. वही चीज. Okay? Thus, the carboxylate ion is more stabilized than the phenoxide ion, and so carboxylic acids are more acidic than the. तो अल्कोहल की कंपेयर में तो हमने बोल दिया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही बोल दो तुम. अल्कोहल की कंपेयर में फिनॉल की, तो फिनॉल की एसिडिसिटी ज्यादा है, लेकिन फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें यहाँ पर तो दोनों में रेजोनेंस स्ट्रक्चर है. अब क्या, तो यहाँ पर दोनों में रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी ये इन फिनॉल में से H निकल गया तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में से H निकल गया तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा. कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द फिनॉक्साइड आयन. क्यों भाई, दोनों में तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, दोनों में पाई बॉन्ड है, लेकिन अगर भले ही तुमने दोनों एरोमेटिक ले लिए, बेंजोइक एसिड और भले ही फिनॉल की कंपैरिजन कर रहे हो, तो यहाँ पर भी सर घूमने में तो उतना ही टाइम लगेगा, यहाँ पर भी, और रिंग सेम है, बेंजीन रिंग सेम है, बट वहां पर तुम्हारा क्या है, अगर यहां तुमने लिया कार्बोक्स सिंपल हमारा एलाइलिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, तो उसमें तो मैंने बोल दिया क्या कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पास अगर रहेगा तो ज्यादा स्टेबल है. इलेक्ट्रॉन का जो पाई बॉन्ड का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन 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 वैसे हो रहा है, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में वो पाई बॉन्ड घूम रहा है. किसकी बात करें तो फिनॉल की, और एलाइलिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो वहां पे ऑक्सीजन के ऊपर घूम रहा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देयरफॉर मोर स्टेबल. अच्छा, दूसरा केस सर दोनों ही एरोमेटिक ले ले तो मतलब यहाँ पे फिनॉल लिया हुआ है, यहाँ पे बेंजोइक एसिड लिया हुआ है, तो सर आप तो अब तो वो कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड यहाँ पर भी घूम रहा है, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा क्या है, O माइनस है. सिर्फ फिनॉक्साइड आयन में क्या है, O माइनस, और यहाँ पर तुम्हारा कार्बोक्सिलेट बेंजोएट आयन है, बेंजोएट. ओके, बेंजीन के ऊपर C माइनस. तो ये जो C माइनस है वहां पे ऑक्सीजन है, वहां पर नेगेटिव, अगेन वही वापस तो आ गया कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन C माइनस जो ग्रुप होता है दैट इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द ओनली से ऑक्साइड, जो फिनॉक्साइड आयन है उसकी कंपेयर. मतलब बेंजोएट जो है, बेंजोएट वो जो हमारा आयन बना, बेंजोएट आयन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द फिनॉक्साइड आयन. डन. ओके, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है. नाउ नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. ओके, तो अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, कोई सब्स्टिट्यूएंट डाला तो हमने कंपैरिजन कर ली अल्कोहल की, फिनॉल की और कार्बोक्सिलिक एसिड की, और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने दोनों ले लिए, एलाइलिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी. डन. तो हमने फाइनल कंक्लूजन, कार्बोक्सिलिक एसिड ही ज्यादा एसिडिसिटी शो करता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट डालेंगे तो क्या होगा. दैट डिपेंड्स कि तुम डाल क्या रहे हो. ओके, अगर तुम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालोगे, खींचने वाले, अगर खींचने वाले ग्रुप डाले तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वो ले गया. चलो यहीं पे समझते हैं, देखो क्या हो रहा है. इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिसिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. Substituents may affect the stability of the conjugate base and thus also affect the acidicity. Yes, होता ही obviously. Electron withdrawing group increase the acidicity of the carboxylic acid by stabilizing the conjugate base through the delocalization of the negative charge by inductive or resonance effect. वही देखो क्या, ये R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH ऐसा था, R C डबल बॉन्ड O OH,
वो H निकाल दिया तो यहाँ पे माइनस है। यस। ओके, तो यहाँ पर मैंने R लगाया हुआ है। ओके, तो R तो से मिथाइल ले लिया, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो वहाँ आता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर अगर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया है, COOH में क्या लगाया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो वो तो इलेक्ट्रॉन देगा। वो अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो इजीली होगा नहीं। सिंपल है। ओके, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है ही नहीं। वो क्यों मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जगह पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, दैट्स वाई। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दिया, से नाइट्रो ग्रुप डाल दिया, तो नाइट्रो ग्रुप क्या है, NO2 डाल दिया, तो NO2 ग्रुप क्या है, विड्रॉ करता है। विड्रॉ करता है मतलब NO2 जुड़ा कहाँ से है, C के साथ जुड़ा है, कार्बन के साथ, तो वो C के पास से खींच लेगा। C के पास से खींचेगा तो C कहाँ जुड़ा हुआ है, वही 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो 2 ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो वो 2 ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो मतलब वो जो कमी आई थी, ओके, कमी आई थी इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से बॉन्ड शिफ्ट हो रहा था, तो और कमी आ गई। खींच लिया ना, विड्रॉइंग ग्रुप ने खींच लिया तो और कमी आ गई, तो वो और जल्दी से H+ रिलीज करके वो कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करने की ट्राई करेगा, जल्दी फास्टली करेगा, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से उसको स्टेबिलिटी मिलती है। समझ में आ गया? ओके, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। कन्वर्सली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिसिटी बाय डिस्टेबलाइजिंग द कॉन्जुगेट बेस। मतलब ये हमारा ये ही हमारा कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट बेस है, वो भी कॉन्जुगेट बेस ही है, क्योंकि हमने एसिड लिया हुआ था, एसिड में से H+ निकाले तो हमारा बन गया कॉन्जुगेट बेस आयन। कॉन्जुगेट बेस आयन, वहां पर भी कॉन्जुगेट बेस आयन, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ओके, कोई भी लगा दिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, वैसे मतलब जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो जुड़ा हुआ होगा तो कार्बन के पास, तो वो जो कार्बन के पास जुड़ा हुआ होगा, और कार्बन जुड़ा हुआ है दोनों ऑक्सीजन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन में भी बोल दो या एसिड बोल दो, दोनों में कार्बन ही तो जुड़ा हुआ है दोनों O के साथ। तो वो जो दोनों O के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन वो खींच रहा है, कौन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये कार्बन, एक्चुअली कार्बन और ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो खींच ले रहा था, लेकिन अभी कार्बन भी खींच लेगा। समझ में आ रहा है? तो कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो वो जितनी स्पीड से यहाँ डबल बॉन्ड है और फिर यहाँ नीचे डबल बॉन्ड बन रहा था, और फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वैकेंसी हो गई ना इलेक्ट्रॉन की, खींच लिया है। ओके, तो जल्दी 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 और ज्यादा फटाफट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, तो और ज्यादा स्टेबल हो गया। कब? जब विड्रॉइंग ग्रुप डाला तब। समझ में? तो अगर तुम्हें ऐसी कंपैरिजन पूछ ले तो उन सब की कंपेयर में तो हम इजीली बता सकते हैं। मान लो तुम्हें दिया गया है बेंजोइक एसिड और दूसरा दिया गया है नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब क्या लग रहा है, दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिसिटी शो करेगा? एक है बेंजोइक एसिड और दूसरा है नाइट्रोबेंजोइक एसिड। नहीं, नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है, देखो बेंजोइक एसिड वही चीज हो गई ना, क्या बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, मतलब नाइट्रोबेंजोइक एसिड में बेंजोइक बेंजीन रिंग और COOH तो है ही, यहाँ पर भी बेंजीन रिंग और COOH है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप एक्स्ट्रा है, तो नाइट्रो ग्रुप जो एक्स्ट्रा है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो किसके पास से खींचेगा? कार्बन के पास से। कार्बन के पास से खींचेगा तो कार्बन किससे कनेक्टेड है? ऑक्सीजन से। तो वो जो स्टेबिलाईजेशन हो रहा था, वो जो पाई बॉन्ड मूव हो रहा था, वो और फास्टली मूव होगा, मतलब स्टेबिलिटी बहुत जल्दी मिल जाएगी हमें। जो स्टेबिलिटी जल्दी मिल जाएगी मतलब जल्दी से H+ रिलीज कर देगा। नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड है, उसमें H+ किस में जल्दी रिलीज हो जाएगा? नाइट्रोबेंजोइक एसिड में जल्दी रिलीज हो जाएगा। डन, उसमें जल्दी रिलीज हो गया, मतलब इसमें जल्दी स्टेबिलिटी मिल गई। समझ में आ गया? ओके, क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, दैट्स व्हाई। ओके, अच्छा चलो, तो वही चीज बताई है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस द कार्बोक्सिलेट आयन एंड स्ट्रेंथेन्स द एसिड, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइजेस द कार्बोक्सिलेट आयन, मतलब जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। क्यों? वो तो डोनेट कर रहा है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे, सपोज तो CH3COOH। कंपैरिजन अब तुम देखो, कंपैरिजन ऐसे ही पूछेंगे, थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली, वो फिनोल अल्कोहल तो इजीली बता दोगे तुम के कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। अभी तुम्हें देखो दूसरा वैसा ही कंपैरिजन, क्या एक है तुम्हारा
एसिटिक एसिड CH3COOH, और दूसरा है तुम्हारा बेंजोइक एसिड। अब बताओ कौन ज्यादा एसिडिसिटी शो करेगा? CH3 नहीं, क्यों? विड्रॉइंग है ना कौन? CH3। CH3 डोनेटिंग है, CH3 ग्रुप डोनेटिंग है। तो बेंजोइक। हाँ, तो बेंजोइक एसिड। समझ में आ गया? Yes. CH3 ग्रुप जो हमारा अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और एक्चुअली फिनाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जो बेंजोइक एसिड का जो बेंजीन है ना, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मिथाइल भी इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रो डोनेटिंग कौन सा है? R, CH3। डन? तो बेंजोइक एसिड करेक्ट। और एक क्वेश्चन अभी तुमने थोड़ा ध्यान से सुना हो तो उसके pKa की वैल्यू अभी हमने डिस्कस की थी, तो याद आया? Yes. एसिटिक एसिड पीछे था, उसके आगे बेंजोइक एसिड था। देखो बताऊं, बहुत आगे आ गया, ये रहा। देखो बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड की 4.19, एसिटिक एसिड की 4.19, इसकी कम मतलब वो ज्यादा एसिडिक। डन? ओके, तो R डोनेटिंग है। ओके, R डोनेटिंग है, और ये हमारा फिनाइल ग्रुप भी डोनेटिंग ही है, बट कंपेयर टू दी R कम डोनेटिंग है। ओके, हाँ चलो, तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, कंफ्यूजिंग नहीं, फंडास अब तो समझ गए ना? ओके, तो वो मतलब उस टाइम पे इतने इजीली नहीं पूछ लेंगे। अल्कोहल की कंपेयर में कार्बोक्सिलिक एसिड पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वो भी उसको हम बोलेंगे कि इजी क्वेश्चन। और वही कंसेप्ट को थोड़ा सा हम टफ बना दे तो फिर अल्कोहल और फिनॉल की कंपैरिजन नहीं पूछेंगे, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड की पूछेंगे। उससे भी थोड़ा अप करना हो तो फिनॉल और बेंजोइक एसिड पूछेंगे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे भी थोड़ा टफ करना हो तो बेंजोइक एसिड और से नाइट्रोबेंजीक एसिड। वो टफ का लेवल डिफरेंट लेवल है। ओके, लेकिन हमें सब समझ लेना है जो पूछे वो। ओके, हाँ चलो, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ, ये देखो जो मैं बता रहा था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो पता ही है, और उसके पीछे फिनाइल आता है। देखो कहाँ आता है फिनाइल। ओके, एंड देन उसके आगे जैसे मैंने बताया था साइनो एंड नाइट्रो उसके आगे है, और ये तो हमें बोला ही गया है कि उसकी एसिडिसिटी और उसकी pKa की वैल्यू सबसे कम है, 0.23 समथिंग था वो। डन? ओके, ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड। ओके, so the effect of the following groups in the increasing or acidity और acidity डायरेक्ट बोल दो, order is this। तो अगर ऐसे ग्रुप लगाए हुए होंगे तो उनकी एसिडिसिटी ज्यादा हो जाएगी। मतलब जैसे मैंने बोला बेंजोइक एसिड एंड नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो नाइट्रोबेंजोइक एसिड की ज्यादा। डन? ओके, thus the following acids are arranged in order of increasing acidity based on the pKa value। तो pKa वैल्यू के ऊपर से अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोले तो यहां पर देखो साइनो ग्रुप लगा हुआ है, ये रहा CN। ओके, साइनाइड। तो ये उससे ज्यादा एसिडिसिटी नाइट्रो ग्रुप की, उससे ज्यादा हमारी एसिडिसिटी CHCl2 की। देखो हम सोचेंगे सर Cl यहाँ है, नाइट्रो यहाँ है, तो उसकी उससे ज्यादा कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये जो NO2 जुड़ा हुआ है उसके साथ एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर 2 क्लोरीन। एक नाइट्रो ग्रुप तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और वो कार्बन दूसरे एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ ये जो है उसकी एक टेंडेंसी तो कार्बन है, दूसरी 2 तो हाइड्रोजन है और तीसरी नाइट्रोजन है। ओके, लेकिन यहाँ पर 2 क्लोरीन है और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन। सो वो आ गया। उसके बाद उससे ज्यादा, वो तो हमने अभी डिस्कस किया था, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन। ओके, तो ये 3 क्लोरीन और फिर ये हमारा फ्लोरीन। ओके, सो इसके बेस पे भी पूछा जा सकता है। कंटिन्यूइंग में अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर ऐसे, तो मतलब अगर कंटिन्यूअसली नीचे से देखना हो तो देखो ये क्या है, 1 2 3। ओके, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। उससे आगे बढ़े तो CH3COOH, एसिटिक एसिड। ओके, फिर और आगे बढ़े तो अब देखो क्या बना हमारा, बेंजीन है, और तो ये बना हमारा बेंजीन एसिटिक एसिड। डन? ओके, देन डायरेक्टली ये क्या बना, देखो बेंजीन एसिटिक एसिड, और उससे भी ज्यादा किसका है, बेंजोइक एसिड। डन? अब देखो
ये देखो, ये दोनों कंपैरिजन, इसकी कंपेयर में ये, अब देखो दोनों में कंपैरिजन में अभी समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की हम बात की थी, C6H5 C6H5 COOH COOH, एक्स्ट्रा चीज क्या है CH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, स्टेबिलिटी कम कर देगा वो, ओके, तो इसकी स्टेबिलिटी कम है कंपेयर टू दिस, समझ में आ गया, ओके। और फिर वैसे ही आगे बढ़ते जाओगे तो वो चीज आ जाए, सिंपल है। वही सेम चीज में हमने आगे बढ़ा है। अब देखो वो बेंजोइक वाला ना किया और यहाँ पर सिंपली हमने यहाँ पर इसके जैसा करना चाहा, तो ये CH2COOH तो है ही, लेकिन उसके साथ साइनाइड जुड़ा हुआ है और ये कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है CH2Cl। अब देखो एक ही Cl है, Cl कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक, ओके। फिर HCOOH हमारा मिथेनोइक एसिड, उससे भी ज्यादा एसिडिक, फिर एक ब्रोमीन आ गया, तो देखो Cl है और अब क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया। लेकिन देखो ये कंपैरिजन देखो ऐसे पूछा जा सकता है, कैसे, ऐसे जहां तुम कंफ्यूज हो वैसे, CH2COOH कॉमन, लेकिन यहाँ पर ये C के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और ये C के साथ डायरेक्टली क्लोरीन ना जुड़ के CH2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो हम डायरेक्टली, तुम ऐसा मत देखना सर क्लोरीन की तो ज्यादा है एसिडिसिटी ब्रोमीन की कंपेयर में, ओके, क्लोरीन की ब्रोमीन की कंपेयर में ज्यादा है, तो हम डायरेक्टली वहां वही डाल देंगे। लेकिन वो जुड़ा कहाँ है वो भी देखना है। डायरेक्टली क्लोरीन और ब्रोमीन जुड़ा हुआ हो तो यस क्लोरीन वाला चूज कर लो, लेकिन डायरेक्टली ना जुड़ा हुआ हो तो फिर वो आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना वो उसकी डाउन करता है, हाइड्रोजन डाउन कर देता है, ओके। तो यहाँ पर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है मतलब 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये तो CH2 फिर CH2COOH, समझ में आ रहा है? मतलब ये जो कार्बन है वो दूसरे एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरे 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन, और ये मतलब इसमें सिंपली तुम देख सकते हो एक CH2 ज्यादा है, BrCH2COOH ClCH2COOH। अगर सिंपली ऐसा होता, सेम कंपैरिजन होती तो तुम क्लोरीन वाला चूज कर लेते। लेकिन ये जो CH2 ग्रुप है, तो अभी तो बताया ये CH2 क्या कर रहा था, CH2 मतलब अल्काइली हो गया, वन टाइप ऑफ अल्काइली हुआ, ओके। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो स्टेबिलिटी कम करता है, तो देखो स्टेबिलिटी कम कर दी इसकी कंपेयर में, दोनों सेम ही है, BrCH2COOH ClCH2COOH, लेकिन ये CH2 एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा कम करेगा, सिंपल है। अगर सेम दिया हुआ हो BrCH2COOH ClCH2COOH तो Cl वाला आंख बंद करके चूज कर लो, सिंपल, पक्का, ओके। पूछा जाएगा ज्यादातर, ये MCQ में 1 मार्क में पूछा जाता है बेस्ड ऑन दिस। अच्छा, नेक्स्ट, direct attachment of the group such as phenyl or vinyl to the carboxylic acid increases the acidity or acidity of the corresponding carboxylic acid। मतलब क्या बोल रहे हैं वो, डायरेक्ट अटैचमेंट कर रहे हैं हम, किस चीज का अटैचमेंट कर रहे हैं, फिनाइल ग्रुप का और विनाइल ग्रुप का। विनाइल हमने हेलो एल्किन हेलो एरीन में भी देखा था, विनाइल मतलब क्या, इथिन ले लो, इथिन ले लिया और इथिन में से एक H निकाल दो, तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो H की जगह COOH लगा दो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, एक H हटा दो तो CH2 डबल बॉन्ड COOH, डन, ओके। तो वो विनाइल हो गया हमारा। CH2 तो वो इथिन था हमारा, वो इथिन में से एक H निकाल दिया और वहां COOH डाल दिया, ये है हमारा विनाइल, ये हमारा विनाइल है। अच्छा, अब विनाइल हो या फिनाइल हो, दोनों में हमारा रेजोनेंस तो हो ही रहा है, ओके। तो यहाँ पर भी अब इसमें समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, हमने बहुत बार ये समझ लिया है। सेम वापस क्या, ये कार्बन है, यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर 2 कार्बन है, वो यहां शिफ्ट हो जा रहे हैं, डन। तो ये कार्बन तो इसका था और वो यहां आ गया, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये कार्बन चला गया तो ये भाई साहब प्लस हो जाएंगे, अंडरस्टूड। तो ये लिख दिया प्लस, ये तो उसका इसका ही था और यहां आएगा तो भी उसका ही होगा, ओके। तो वो प्लस हो गया। और यहां ये कार्बन, तो अभी क्या हो रहा है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन था वो ये भाई साहब ने ले लिया तो वो माइनस हो जाएगा, तो इसने इसका क्या हो गया, माइनस। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो ये कार्बन का था, वो ऑक्सीजन ले गया, तो वो ऑक्सीजन ले गया तो वहां से चला गया, तो ये माइनस का क्या हो गया, प्लस। तो एक माइनस और एक प्लस तो न्यूट्रॉन, तो उन्होंने लिखा
नहीं है। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन का था, एक उसके पास ही है लेकिन कार्बन का ले लिया, मतलब यहाँ पे माइनस। तुम्हें लिखना हो तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसके पास, ऐसा शो कर सकते हो। डन, शो करो ही, तो हम कंफ्यूज ना हो। ओके, तो वो कर दिया बस। अब फिर से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड आया, ये वहां चला जाएगा, शिफ्टिंग होता रहेगा। सिंपल है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने समझे हुए ही है। तो ये है हमारा विनाइल ग्रुप। तो क्या है, डायरेक्ट अटैचमेंट होगी अगर फिनाइल और विनाइल ग्रुप की, तो वो इंक्रीज करेंगे स्टेबिलिटी। ओके, और स्टेबिलिटी इंक्रीज करी मतलब एसिडिसिटी बढ़ गई। डन, ओके। आगे का बाकी था, कॉन्ट्ररी टू द डिक्रीज एक्सपेक्टेड ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट शोन बिलो। मतलब ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसकी वजह से कम, देखो फिर से, डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ द ग्रुप सच एज फिनाइल और विनाइल टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहाँ डायरेक्ट अटैचमेंट, ये हमारा क्या है, विनाइल, और विनाइल डायरेक्ट अटैचमेंट कर दिया उसका, तो डायरेक्ट अटैचमेंट इंक्रीजेस द एसिडिसिटी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। डायरेक्ट अटैचमेंट कर दिया तो वो क्या हो गया, इंक्रीज। डन। नाउ कॉन्ट्ररी टू द डिक्रीज एक्सपेक्टेड, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि डिक्रीज होगा, बट वैसा है नहीं। कॉन्ट्ररी टू द डिक्रीज एक्सपेक्टेड ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से हम ऐसा सोचे कि ऑलरेडी रेजोनेंस तो हो ही रहा था, और ज्यादा रेजोनेंस होगा। ओके, तो वैसा कुछ है नहीं, डायरेक्टली इसीलिए लिखा हुआ है कॉन्ट्ररी टू द डिक्रीज एक्सपेक्टेड, मतलब तुम डिक्रीज एक्सपेक्ट करो, वैसा है नहीं। फिनाइल लगाएंगे और विनाइल लगाएंगे तो हमारी एसिडिसिटी बढ़ती ही है। ओके, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टू विच कार्बोक्सिल कार्बन इज अटैच्ड। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मतलब ये कौन सा sp2 कहां से आ गया, ये तो sp3 था, नीचे की बात चल रही है। ओके, ये सारे कार्बन तो sp2 है ना। ओके, सो attached the presence of electron withdrawing group on phenyl of aromatic carboxylic acid। अब देखो, अब हम और ग्रुप अटैच कर रहे हैं, सारे एरोमेटिक ले रहे हैं। अब वो हम एलाइलिक की बात नहीं कर रहे, सारे एरोमेटिक ले लिए। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। जैसे मैंने वो एग्जांपल तुम्हें बताया, नाइट्रोबेंजीन और बेंजीन, तो नाइट्रो विड्रॉइंग है मतलब वो जल्दी विड्रॉ कर लेगा। वो विड्रॉ करेगा तो कार्बन से खींचेगा, कार्बन ऑक्सीजन के पास खींचेगा, फटाफट वो पाई बॉन्ड मूव होते रहेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि फटाफट हो गया, मतलब H+ जल्दी रिलीज करेगा। डन। ओके, तो वही चीज यहाँ पर तुम कंपेयर कर सकते हो। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द फिनाइल ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस देयर एसिडिसिटी व्हाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस। ये देखो नाइट्रो ही है। डन। ओके, तो ये अगर तुम्हें ये दो की कंपैरिजन पूछे कि भाई तुमने ये मिथॉक्सी ग्रुप डाला हुआ है और तुमने नाइट्रो ग्रुप डाला हुआ है, तो ये क्या है, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और इसके साथ कंपेयर करोगे तो देखो इसका पीके का वैल्यू क्या है 4.19 और इसका कितना है 3.41। क्यों? ये तो विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है तो कार्बन के पास से खींच लेगा। ओके, तो कार्बन के तो ऑलरेडी ऑक्सीजन खींच के ले गया था, तो अब तो इसके पास और वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो स्टेबिलिटी जल्दी मिल जाएगी। स्टेबिलिटी जल्दी मिलेगी मतलब H+ उनकी कंपेयर में, तो H+ जल्दी रिलीज करेगा, तो फिर ये ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू दिस। और अगर ये दोनों की बात करें तो ये तो डोनेटिंग है। बेंजोइक एसिड को तुमने डोनेटिंग डाल दिया, मिथाइल डाल दिया या मिथॉक्सी डाल दिया, वो क्या है, डोनेटिंग है। डोनेटिंग है तो वो तो कम ही करेगी, वो तो हमें पता है। डोनेटिंग ग्रुप ऐड करोगे तो वो कम करेगी, तो इससे कम कर दिया तो देखो पीके का वैल्यू 4.46 और ये उससे कम। अंडरस्टूड? यस, पक्का समझ में आ गया? श्योर? तो यहाँ पर हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने पूरे टॉपिक में क्या क्या, ये चल रहा है क्या? अच्छा चल, हाँ चल रहा है। हमने पूरे टॉपिक में क्या क्या समझा, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात कर रहे थे। उसमें हमने बोला 2 तरीके से बॉन्ड टूट सकता है केमिकल रिएक्शन होने के लिए। एक तो CO बॉन्ड टूट सकता है और दूसरा OH बॉन्ड टूट सकता है। CO बॉन्ड टूटने की बात अभी हम नेक्स्ट करेंगे, अभी पहले हमने OH बॉन्ड टूटने की बात की। OH बॉन्ड टूटेगा तो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। ओके, तो उसकी पहले हमने रिएक्शन करवाई मेटल के साथ,
मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल के साथ करवाई तो हाइड्रोजन रिलीज हुआ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो वाटर एंड CO2 दोनों रिलीज होगा। एंड थर्ड सिंपली बेस के साथ अल्कलीज NaOH के साथ करवा